Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. Welcome to our journey into machine learning with Python. In this series, we'll break down complex concepts, explore powerful algorithms, and guide you step by step through practical coding examples. Whether you're a beginner or looking to level up, this is your go-to resource for mastering machine learning. तो इन प्रीवियस सेशंस हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में पता किया था कि किस टाइप की मशीन लर्निंग होते हैं। अब हमारे को स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग के इंडिपेंडेंटली एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं और हमें कौन कौन से एल्गोरिदम करने हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो हम करने वाले हैं। ये हमारी सुपरवाइज लर्निंग के हैं। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम, नेव बेस, केएनएन, के मींस, रैंडम फॉरेस्ट, डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम, ये सारे हम लोगों ने एक एक करके सारे एल्गोरिदम्स देखने हैं। तो कोई भी एल्गोरिदम करने से पहले हमें उसके पीछे जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होती है या जो स्टैटिस्टिक्स लगती है उसको हमें समझना चाहिए। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं, हम थोड़ा रिग्रेशन के बारे में समझेंगे। ये हमारा टोटल स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होता है और उससे क्या होता है कि रिग्रेशन से आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हो, आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉडल बना सकते हो। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं वो देखने हैं हमें आज। तो आज का हमारा बेसिक एजेंडा क्या रहेगा, हमारे रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं, उसकी एनालिसिस क्या होती है, पर्पस क्या होता है रिग्रेशन मॉडल का, और डिफरेंट टाइप्स के रिग्रेशन मॉडल हमें क्या क्या करने हैं। तो जैसे मशीन लर्निंग होता है उसके अंदर हमारे पास यूजुअली लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन जो होते हैं ये मेन होते हैं जो हमें करने होते हैं। ये सब एक एक टॉपिक है, इनके ऊपर हम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करना होता है, यू कैन यूज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक सच एज रिग्रेशन मॉडल और एनालिसिस टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा सेट डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो सारे हमारे गोल्स होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास कुछ भी कोई भी अगर प्रिडिक्शन करनी है हमें, उस प्रिडिक्शन के लिए हमारे पास कुछ तो डेटाबेस होना चाहिए। प्रिडिक्शन on the basis of historical data। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल डेटा होता है वो बेसिकली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्रिडिक्शन मतलब फ्यूचर वाला जो डेटा होगा वो हमारा डिपेंडेंट होगा। फ्यूचर डेटा जो भी वेरिएबल हम लेके चलेंगे वो हमारा फ्यूचर डेटा जो होगा इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रिग्रेशन के लिए के अंदर, लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे देखते हैं अभी क्या होना है इसमें। तो हमारे को एक एक मॉडल तैयार करना है, हमारे को एक मॉडल देखना है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मतलब आउटपुट जो वेरिएबल रहेगा, आउटपुट वेरिएबल शुड बी वन ओनली। आउटपुट वेरिएबल, इसको हम डीवी भी बोलते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कह सकते हैं हम ये हमारा गोल है जो हमें अचीव करना है। और जो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स, इनको हम आईवी और आईवी ही बोलते हैं। इनपुट वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू के ऊपर मेरा ये आउटपुट वेरिएबल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को प्रीवियस टाइम का कुछ डेटा पता चल जाए तो मैं करंट पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। तो ये ज्यादातर प्रिडिक्शन मॉडल बनाने के काम में आता है ये टेक्निक। अब प्रिडिक्शन मॉडल कैसे हैं, जैसे शेयर मार्केट्स है, शेयर मार्केट में क्या आपका ट्रेंड रहेगा वो प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। जैसे कि अगर करंट स्टेट है और प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा है हमारे पास, उसके बेसिस पे हम सेल्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सेल्स कितनी हो सकती है इस
इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर ये हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन मॉडल्स ये होता है कि हम प्रीवियस डेटा से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कुछ भी चीज। यूज दिस टेक्निक वाइडली when the dependent and independent variables are linked in a linear or non-linear fashion and the target variable has a set of continuous values। आपको पता है continuous values जो होती है, discrete values के बारे में हमने पता किया था। discrete values होती हैं और continuous value होती हैं। discrete values कौन सी होती हैं? रेंडमली कोई भी वैल्यू ले लो, 50, 79, 80, ये सारी डिस्क्रीट होती हैं। बट कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज जो होती हैं वो एक रेंज में लाई करते हैं, लेट्स सपोज 1 to 100, 50 to 5000। दिस टाइप ऑफ द वैल्यूज इज इन कंटिन्यूअस। दूसरी पहचान कंटिन्यूअस की ये होती है कि ये फ्रैक्शंस में भी हो सकती है। यहाँ पे हमने कहा ये फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज में हमारी कंसीडर की जाती है। तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए। बहुत बड़ी चीज है जो हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर कोरिलेशन किया था। कोरिलेशन वो इसीलिए किया था कि हम ये अगर ये दो वेरिएबल, एक ये आउटपुट वेरिएबल मतलब डीवी है, या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक ये समझ लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, तो हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रही हूं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन फाइनल्स, ठीक है, दिस इज अ वन वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल इज सेल्स ऑफ रेनकोट्स। तो क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? अगर हम ये दो वेरिएबल लेके कोरिलेशन एल्गोरिदम लगाते हैं, कोरिलेशन यूज करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर किया कोरिलेशन फाइंड करने का, अगर हम इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आएगा नो रिलेशनशिप, क्योंकि मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स का सेल्स ऑफ रेनकोट से कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस टाइप का जब वेरिएबल्स होते हैं तो उसके अंदर रिग्रेशन नहीं लगता, रिग्रेशन नहीं लगता। अगर आपके पास वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो रिग्रेशन नहीं लगेगा। सो द रिग्रेशन एनालिसिस अप्रोचेस हेल्प एस्टेब्लिश causal relationship between variables, modeling time series and the forecasting। तो यूजुअली फोरकास्टिंग के काम आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन फॉर एग्जांपल इज द बेस्ट वे टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग कंडीशन इन एनी प्रोपोर्शन फॉर ए कॉर्पोरेशन और फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक मेजर रिग्रेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है कि क्या है रिग्रेशन एनालिसिस, क्यों हम यूज करते हैं। What is the purpose of a regression model? तो मैंने आपको बता दिया, if there is two variables, one v1 and v2, if they are correlated to each other, तो हम इनके बेसिस के ऊपर कुछ भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। अब प्रिडिक्शन का मतलब ये आप समझते हो एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स भी प्रीवियस जो हिस्टोरिकल आपके पास इवेंट्स होते हैं या हिस्ट्री में आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रिडिक्ट हुआ, जो भी हुआ होता है, उससे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। तो यही सेम चीज हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में है। प्रिडिक्शन मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं इफ यू नो समथिंग अबाउट द हिस्ट्री और उनका रिलेशनशिप, हिस्ट्री और मतलब जो वेरिएबल्स है उन दोनों के रिलेशनशिप के बेसिस पे आप हिस्टोरिकल डेटा से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। रिग्रेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं बट हम फिलहाल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करते हैं। लीनियर एज द नेम इज इंडिकेटिंग, लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको बाइफरकेट करते हैं तो ये लाइन है, लाइन, लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा जो भी हम मॉडल बनाते हैं उस मॉडल में हमारे पास जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट में इफ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन आइदर दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट, ये हमारी लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है लीनियर रिग्रेशन, जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और एक ये लाइन में रिप्रेजेंट होता है, स्ट्रेट लाइन। जब भी कभी हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, हमेशा से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। ये कई तरीके से शो करी जाती है।
बट यहाँ पे हम एक्स एंड वाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज द इजिएस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लीनियर लाइन फॉर अ रिग्रेशन. वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. इस एक्स की वैल्यू के बेसिस पे मेरी वाई डिसाइड होती है. एम जो होता है वो कांस्टेंट होता, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन. और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है इसके अंदर. तो ये सारी चीजें हमारे को समझ में आनी चाहिए, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हमारे को ये फाइंड करना होता है अगर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. पाइथन के थ्रू हम यूज करके इसको करेंगे. द मोस्ट एक्सटेंसिवली used modeling technique is the linear regression, which assumes a linear connection between a dependent variable and the independent variable. लीनियर मैंने समझा दिया. लीनियर मतलब लाइन के फॉर्मेट में. अगर हम इस कोरिलेशन को ऐसे बताएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कोरिलेशनशिप है, इसको हम नो कोरिलेशन बोलते हैं. अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. सॉरी, ये नो कोरिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशनशिप है इसके अंदर, बट इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, तो वो बता रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप रहेगा. और एक हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप होता है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है. नेगेटिव का मतलब होता है इफ वन वेरिएबल इंक्रीज अनदर विल डिक्रीज. पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वन इंक्रीज देन अनदर विल आल्सो इंक्रीज. और इसका मतलब ये होता है वन वेरिएबल इज कांस्टेंट बट अनदर इज इंक्रीजिंग. तो ये हमारे पास तीन तरीके के कोरिलेशंस होते हैं. और अगर हम नो कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा कोई भी डेटा एक दूसरे से कोई लाइन फॉर्म नहीं करेगा, स्कैटर्ड रहेगा. अगर हमारा डेटा जो लीनियर रिग्रेशन, कोई भी डेटा हम उठाते हैं और उससे हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जब हम लीनियर मींस कोरिलेशन अप्लाई करते हैं, तो वो अगर मुझे ये स्कैटर डायग्राम ऐसे कुछ दिखेगा तो इसका मतलब ये है कि ये स्कैटर्ड डायग्राम है. इस डेटा के ऊपर मैं रिग्रेशन नहीं लगा सकती, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू किसी के साथ एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं कर रही है. इसका मतलब ये है कि नो कोरिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, चाहे वो थोड़ा दूर दूर है, लेकिन ये ऐसे कुछ लाइन बन रही है, तो अगर हम इसकी लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के आसपास ये मुझे दिखाई देगा. हाँ ठीक है, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं दूर हो, वो हमने समझा था कि वो आउटलायर्स भी हो सकते हैं, तो उनको हम रिमूव कर देंगे. तो ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं जो लाइन के पास है और पास आ जाएंगे अगर हम आउटलायर को रिमूव कर देंगे. तो ये सब चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आउटलायर डिटेक्शन कैसे करना है, आउटलायर रिमूवल कैसे करना है, ये सारी टेक्निक हमारे को किसी भी एक प्रोजेक्ट में लगानी पड़ती हैं. तो ये मेरा बेस्ट फिट लाइन का मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर. सी डिनोट्स द इंटरसेप्ट. मैंने बताया आपको, सी जो होता है वो इंटरसेप्ट है, कांस्टेंट है. और एम डिनोट्स द स्लोप ऑफ द लाइन एंड ई इज द एरर टर्म. जब भी कभी आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हो, उसके अंदर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एरर कितनी आ रही है. ये एरर जो होनी चाहिए वो 0.001 से कम होनी चाहिए. अगर 0.001 से कम है तो इट्स ओके, मॉडल हमारा ठीक है, इस टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं. बट अगर इससे ज्यादा है तो हमारे को फिर से अपने डेटा को क्लीन करना पड़ेगा. व्हाई दिस टाइप ऑफ एरर इज कमिंग. अब कई कई मॉडल जो सोसाइटी के मॉडल होते हैं, सोसाइटल मॉडल होते हैं, जैसे सोसाइटी के डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, ये एरर जो है ये ज्यादा भी हो सकती है, 0.05 तक भी कंसीडर की जाती है. लेकिन अगर आप किसी भी साइंटिफिक टूल के बारे में बात कर रहे हो, किसी की, जैसे सपोज करो कि हम रॉकेट साइंस के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल रॉकेट साइंस, तो रॉकेट साइंस के अंदर क्या होता है, प्रिसिशन 0.000000000, बहुत सारे जीरो के बाद भी अगर 1% है वो भी मीन करता है. अगर हम सोसाइटियल बिहेवियरल या सोसाइटल जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हम कहते हैं ओके ठीक है, हम 5% को दे सकते हैं वैलिडिटी, कि 5% हो सकता है दिमाग खराब भी हो किसी का, तो वो हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, हम उसको ले सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो. लेकिन अगर आप किसी साइंटिफिक टूल के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर जो एरर टर्म होती है उसकी बहुत 0.00 से ज्यादा भी वैल्यू आपको मेजर करनी पड़ती है. The linear regression model can be simple with only one dependent variable and one dependent and one independent variable, or complex with the numerous dependent variable and independent variable. With one dependent variable and more than one independent variable भी हो सकता है. देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, वन डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सॉरी वन, ये था IV
ये था dv। लेकिन अगर मैं ये कहूं y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस c प्लस e, तो c तो चलो ठीक है, छोड़ दो इसको, तो ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है आपका, इंटरसेप्ट। और जो m1 है ये स्लोप्स है। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पास कई सारी लाइंस हैं, हर लाइन का ये m1 है, m2, m3, और जो कोफिशिएंट होता है वो x वेरिएबल x1 x2 x3, ये इसकी प्लॉटिंग हुई है। और जो इंटरसेप्ट है, स्लोप जो है, वो कांस्टेंट रहता है हमारा, ठीक है। एंड एरर टर्म्स ऑफ कोर्स ये हम देख लेंगे हमारे को, अगर हमारे को मैनेजरियल किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, जो सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, तो इसको हम एरर टर्म को हम रिप्रेजेंट भी नहीं करते समटाइम। तो हमारी सिंपल इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वन वेरिएबल मतलब लीनियर, लीनियर इक्वेशंस कई मतलब कई तरीके से हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल वन और इंडिपेंडेंट वन, मल्टीपल भी हो सकता है और मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं ये कहूँ कि y1 एंड y2 ये दो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ये दोनों x1 और x2 और x3 पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए 3 और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए 2। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कहलाती है रिग्रेशन की। सिंपल कौन सी होती है, y एंड x, और समटाइम y और x1 और x2, मतलब एक डिपेंडेंट है, दो और तीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब लीनियर इक्वेशंस की सिचुएशंस होती हैं। ये भी मैं दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो ये हमारी एक लाइन आती है, हमेशा के लिए याद रखनी है, हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े दूर दूर भी हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा दूर है, ये पॉइंट थोड़ा सा दूर है, ये और भी दूर है। डिस्टेंस देखो इसका, यहाँ से इस लाइन से डिस्टेंस देख रहे हैं हम। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सोचो कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ नहीं करती हूँ तो ये स्कैटर्ड भी दिखाई देंगे, बट ये एक फॉर्मेट दे रहे हैं आपको लाइन का, ऐसे ऐसे नहीं है। यहाँ यहाँ भी अगर पड़े होते तो ये स्कैटर्ड होते सब। अब ये जो चीज है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हो सकता है मेरे डेटा के अंदर आउटलायर हो। अगर हम इन आउटलायर्स को रिमूव कर देंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो और पॉइंट्स हैं, वो इस लाइन के बहुत पास आ जाएंगे। तो इसलिए हम आउटलायर डिटेक्शन करते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो रिजल्ट है, वो अप्रोक्सीमेट नियर पहुंचे जो हम करना चाहते हैं। दूसरा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये मैंने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया, अब है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये है तो रिग्रेशन, लेकिन बेसिकली ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन मॉडल बनता है इसका। अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन मॉडल हमेशा कैटेगोरिकल डेटा पे बनेगा। वहां पे हमने पढ़ा लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लीनियर में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो डेटा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, मतलब न्यूमेरिक होना चाहिए। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट दैट शुड बी ए कैटेगोरिकल डेटा। अब कैटेगोरिकल डेटा क्या है, ट्रू फॉल्स, पास फेल, यस नो, ये सारे हमारे कैटेगोरिकल डेटा है। या 0 और 1, दो वैल्यूज, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब जैसे अगर सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक टाइटेनिक शिप जो था वो डूब गया था, ठीक है, उसका मेरे पास एक हिस्टोरिकल डेटा है। उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मैं एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाती हूँ। उस प्रिडिक्टिव मॉडल से मुझे क्या मिलेगा कि अगर मैं कोई भी, जैसे देखो अभी जो हमारे पास, जो भी हमारे पास टाइटेनिक का हिस्टोरिकल डेटा है, इट इज नॉट श्योर कि वो कंप्लीट है, ठीक है, जो कि हमारी फ्री वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई आता है और वो हमारे को बोलता है कि भाई ये सारी उसकी पोजीशंस थी, क्या आप चेक करके बता सकते हो कि वो सर्वाइवल था या नहीं। अब इसके अंदर जो आउटपुट है, वेदर सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड, तो सर्वाइव और नॉट सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, ये हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स दे सकता है, यस सर्वाइव्ड है या नहीं सर्वाइव्ड है। जबकि लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम एग्जैक्ट कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब हम कोई डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसकी कुछ वैल्यू हमें मिल सकती है, 5.7 समथिंग। लेट्स सपोज कि सेल्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आपको वो बता सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल
कि इस इतने इतने प्रोडक्ट आप यूनिट प्रोड्यूस कर लो, ये यूनिट्स हैं, एक्स है, एक्स यूनिट, इतने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर लो तो आपका जो सेल्स होगा हाईएस्ट होगा इस साल में। तो वहां पे हम एकदम एग्जैक्ट वैल्यू या कंटिन्यूअस वैल्यू आप कह सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हो। लेकिन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ यस नो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताएगा। तो ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो ये रिग्रेशन टाइप की कोई चीज दे रहा है। Basically, it comes under classification. Classification in two categories, whether it is true, false, 0, 1, yes, no, etc. और जो इसका कर्व बनता है, जैसे कि मैंने बताया लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास जो कर्व बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर हमारे पास, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये मेरे पास सिग्मोइड बनता है। इसको हम सिग्मोइड बोलते हैं, एस की शेप में होता है सिग्मोइड। ठीक है, ये सारे वो हैं पैरामीटर्स जो जीरो हैं, मतलब इसको फॉल्स भी बोल सकते हो आप, इसको नो भी बोल सकते हो, इसको जीरो भी बोल सकते हो, जो भी आप टर्म्स ले रहे हो उसके अंदर वो आप बताओगे। और ये वन की वैल्यू, यस है, वन है, ट्रू है, ये सारी उसकी वैल्यू। ये हमारा सिग्मोइड के फॉर्मेट में हमारे को एक ग्राफ बना के देता है जब भी कभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे। अब इसमें देखो आप, इसके अंदर क्या दिया, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, आवर स्टडी, जितने आवर्स हम स्टडी करेंगे हमारी पास होने की परसेंटेज कितनी बढ़ रही है वो देख रहे हैं। तो जैसे अगर आप देख रहे हो कि 0 आवर्स, तो पास होने की परसेंटेज भी जीरो ही है। फिर 2 आवर्स है तो वो अप्रोक्सीमेट जीरो जीरो ही है, बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप आवर्स इंक्रीज करते जा रहे हो आपकी पास होने की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और फाइनली जब आप यहाँ पे पहुंचते हो 6 आवर्स, 6 आवर्स, ये 6 आवर्स अगर आप पढ़ाई करते हो रिग्रेसली, तो उसकी परसेंटेज, पास होने की परसेंटेज 100% हो जाती है। मतलब 1%, 1 इज रिप्रेजेंटिंग 100% पास। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास होने की परसेंटेज बढ़ रही है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक मॉडल करती हूँ तो वो मुझे ये बताएगा, अगर मैं आवर्स सप्लाई करती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं 2.5 आवर्स सप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज एक मॉडल बना लिया हमने, प्रिडिक्टिव मॉडल, और हम ये देखना चाहते हैं, ये तो हमने उसको मॉडल कर दिया, हिस्टोरिकल डेटा से पता चल रहा है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि 2.5 आवर्स अगर मैं डालती हूँ तो क्या मैं पास हो सकूंगी, नहीं हो सकूंगी, कितनी परसेंटेज रहेगी मेरे पास होने की। तो 2.5 कहीं यहाँ है, तो मेरा जो प्रैक्टिकल मॉडल होगा वो मुझे यहाँ कहीं प्लॉट करके देगा, जो मुझे बताएगा कि आपके, अगर आप 2.5 आवर्स पढ़ रहे हो तो देर इज समहाउ 40 और 45% चांसेस कि आप पास हो जाओ। तो ये एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनता है क्लासिफिकेशन के लिए, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। इसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप आती है बिटवीन, अभी तक हमने क्या बात की, कि हमने बात की कि स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि सिग्मोइड के फॉर्म में होना चाहिए, एस के फॉर्मेट में होता है, सिग्मोइड बोलते हैं उसको। तीसरा अब हमारे पास आ गया, कोई भी शेप आ सकती है, बट देखो लाइन आपकी कुछ भी शेप की हो सकती है, बट आपके जो डेटा है उसके लाइन के आसपास ही होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, तभी ये रिग्रेशन में आता है, अदरवाइज ये रिग्रेशन में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जब पॉलिनोमियल रिग्रेशन करते हैं आप, it represents a non-linear relationship between dependent and independent variable. This technique is a variant of the multiple linear regression model, but the best fit line is curved rather than straight. ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक ये रहता है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही बस, बट ये है रिग्रेशन ही, मतलब इसके अंदर रिलेशनशिप होनी चाहिए वेरिएबल्स के अंदर, बट ये रेंडमली आपको वैल्यूज शो करेगा, मतलब -1 है तो कुछ और देगा, 1 है तो कुछ और देगा, 2 है तो कुछ और देगा, रैंडम हो सकता है, बट वो फॉलो एक ही लाइन के फॉर्मेट में करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द रिग्रेशन थ्योरी जो हमने समझना था। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि थ्योरेटिकली रिग्रेशन क्या होता है, अब वी विल ट्राई कि अब इसको हम नोटबुक के थ्रू करें, पाइथन में रिग्रेशन कैसे करना है हमें।
डेटा मुझे चाहिए, डेटा मैं देखती हूँ मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है डेटा। तो हम पहले इसमें डेटा अपलोड करेंगे, राइट। तो हमारे पास है, टेस्ट डेटा है इसमें, एक टेस्ट है और एक ट्रेन और होना चाहिए था। आ गया ट्रेन डॉट CSV। ये सारी CSV फाइल्स हैं। देखो इसमें अभी तो मैंने ट्रेन डेटा अलग कर दिया है और टेस्ट डेटा अलग कर दिया है। जैसे ये है हमारे पास आइटम वेट विजिबिलिटी, ये सब कुछ हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा सेट। तो और ये मेरे पास टेस्ट डेटा है। अभी मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को कि हमारे पास ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा के लिए हमें सेपरेट करना पड़ता है। ट्रेन डेटा कितना रखना है, टेस्ट डेटा कितना रखना है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। अब ये है हमारे पास टेस्ट डेटा डॉट CSV फाइल, ये हमारे पास टोटल टेस्ट डेटा CSV फाइल है। तो इसमें 179 रिकॉर्ड्स है टेस्ट डेटा में। और ट्रेनिंग में देखो कितने रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं हमारे, वो देख लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास है, टोटल देखते हैं। ये तो वैसे डेटा फ्रेम से भी देख सकते थे। 1364 रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे टेस्टिंग ट्रेनिंग का है। मतलब अब आप ये समझ लो कि हमारे पास जो भी डेटा सेट होता है उस डेटा सेट को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये तो मैंने डिवाइड करके दिखा रखा है, बट हम डिवाइड करना भी सीखेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको अलग अलग डेटा सेट दे रही हूँ। ट्रेन डेटा सेट मैंने अलग किया हुआ है, जिसको आप समझ लो कि 80% जो डेटा होता है, जो भी डेटा है, लेट्स सपोज कि मेरे पास 2000 या 1000 का डेटा है, रिकॉर्ड का है, 10,000 का रिकॉर्ड का डेटा है, तो 80% जो डेटा होगा उसमें से मैं बाइफरकेट करके 80% अलग कर लूंगी और 20% अलग कर लूंगी। तो 80% जो डेटा होगा उसके ऊपर मैं मॉडल तैयार करूंगी, ठीक। और 20% जो होगा वो टेस्टिंग डेटा कहलाएगा, क्योंकि हमें टेस्ट भी करना होगा। हमारी हमारा जो टोटल डेटा होता है उस टोटल डेटा से ही हमें टेस्ट भी करना होता है कि वेदर इट इज बीन गिविंग करेक्ट आंसर और नॉट, तभी वो प्रिडिक्टिव जो होगा मॉडल बनेगा हमारा। तो हम इसमें हम करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। ये हमारी बनेगी फाइल। तो देखते हैं हम इसमें क्या करना है। तो हमने डेटा तो अपलोड कर ही लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें कोड कैसे करना है। तो सबसे पहला टास्क क्या है हमारा, दैट वी हैव टू इंपोर्ट ऑल द लाइब्रेरीज जो हमें रिक्वायर्ड है। अब कौन सी लाइब्रेरी, पहली जो हमने लाइब्रेरीज करी है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी फिलहाल मैं सिर्फ पांडा इंपोर्ट कर रही हूँ। पांडा इंपोर्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पांडा सिर्फ डेटा फ्रेम बनाना है। ये हम एक बहुत क्विक टाइप का रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं। लेटर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं बताऊंगी आपको कि कितना स्मॉल मॉडल हम तैयार कर रहे हैं इसमें। तो अभी हमें एक साइकिट लर्न से लीनियर रिग्रेशन नाम का एक मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करना होता है। ये है फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट लीनियर मॉडल। ये एक आपका लाइब्रेरी है साइकिट लर्न की, लीनियर मॉडल के नाम से। उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन नाम का मॉड्यूल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद हम मैट्रिक्स, जो कि मैंने एरर वाला पार्ट बताया था, किसी भी प्रिडिक्टिव मॉडल में एरर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। पहले ये 3 लाइब्रेरी, 2 चीजें ही मुझे अदर देन द प्रीवियस वो हमने यूज कर ली। अब हमारे को क्या करना है, डेटा फ्रेम्स बनाने हैं। डेटा फ्रेम्स को किससे बनाएंगे हम, एक तो हमारे पास ट्रेन डेटा है और एक हमारे पास टेस्ट डेटा है। इनसे हमारे को अलग अलग डेटा फ्रेम उठाने हैं। तो हमें इसका नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ये रीड एंड ट्रेन डेटा सेट, रीड द ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट। तो रीड के लिए क्या हमारे पास कमांड है ही, हमने ऑलरेडी डेटा अपलोड कर लिया है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली ट्रेन अंडरस्कोर डेटा, ये मेरा एक डेटा फ्रेम रहेगा जो कि ट्रेन डॉट CSV को लाएगा, और टेस्ट अंडरस्कोर डेटा है जो कि
test.csv को लाएगा। अब इसके अंदर आप ऑफ कोर्स हमारे पास ये सब कमांड्स हमें ऑलरेडी पता है, तो आप ट्रेन डेटा में आप चेक करोगे कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये आपके पास आगे 1364 रोज है और 36 कॉलम्स है। और आप इसी तरह से टेस्ट डेटा को भी चेक कर सकते हो, टेस्ट डेटा में क्या है। तो मेरे पास 100% डेटा था। उस 100% डेटा में से मैंने अलग अलग कर रखा है, ट्रेन डेटा अलग कर दिया जिसके अंदर 1364 रोज है और इसके अंदर हमारे पास 341 रोज है। बट कॉलम्स दोनों में कॉमन है, 36 कॉलम्स यहाँ पे हैं और 36 कॉलम ही मेरे पास टेस्ट डेटा में और ट्रेन डेटा में, दोनों में 36 कॉलम ही है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगर आप चाहो तो वो जो भी हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगा रखी है आप इसमें प्रिंट करा सकते हो। हेड डेटा, ये आपके पास टोटल हेड के 5 रिकॉर्ड्स जो होगा वो प्रिंट कर देगा। 36 कॉलम्स जो है इसमें आप देख सकते हो, कुछ कॉलम्स बिल्कुल एम्प्टी कॉलम्स हैं आपके पास। अगर आप शेप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप शेप डिस्प्ले करा सकते हो। शेप डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास कमांड्स होता है, ये हमें पता है कैसे करते हैं हम। उनको हम प्रिंट कमांड के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट लगे हमें। तो जैसे क्या, शेप ऑफ द ट्रेन डेटा इज 136 एंड 1364 एंड 36 एंड शेप ऑफ टेस्टिंग डेटा इज 341 एंड 36। उसके बाद हम इसमें हमारे को प्रिडिक्ट करना है टारगेट वेरिएबल। इसमें से हमें डिसाइड करना है हमारा टारगेट वेरिएबल कौन सा है। कॉलम देखना पड़ेगा हमें कौन सा टारगेट वेरिएबल है। तो ये देखेंगे आइटम आउटलेट सेल्स। ठीक है, आइटम का वेट है, आइटम विजिबिलिटी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, फिर इसके अंदर फैट कंटेंट है, फैट कंटेंट, लो फैट कंटेंट, ये सारा प्रोडक्ट है हमारा जो कि एक फूड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे को टारगेट वेरिएबल हमारे को क्या मिल रहा है। टारगेट वेरिएबल मुझे ये मिल रहा है, देखो, आइटम आउटलेट सेल्स, मतलब सेल एक जो है वो प्रेडिक्शन करनी है आपने ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वेट, विजिबिलिटी, मैक्सिमम प्राइस और एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बेसिस पे, और फर्दर भी है। तो मतलब हमारे को ये निकालना है कि हमारा एक्स और वाई क्या है। तो सबसे पहले हमने वाई निकाल लिया, दैट वाई इज नथिंग, इट इज अ सेल्स। प्रिडिक्शन करना है हमने कि सेल क्या होगी। प्रीवियस ईयर का डेटा है, ये आप देख सकते हैं 2004 का, 1997, 1990, 85, ये सब है। ये मेरा वाई हो गया, दैट इज मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हो, टारगेट वेरिएबल आप कह सकते हो, गोल वेरिएबल कह सकते हो। और ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और सोर्स वेरिएबल हो सकते हैं। और आप इनको इंडिपेंडेंट और इनपुट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम बोलते ही बोलते हैं, बाकी इनपुट वेरिएबल भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारा डिसाइड हो गया हमारा कौन सा टारगेट है और कौन सा हमारा वो है। अब हम इसको एक लाइन में लिख देते हैं। ये हमारी एक लाइन आ गई। नाउ वी नीड टू प्रेडिक्ट द मिसिंग टारगेट वेरिएबल इन द टेस्ट डेटा। ठीक है, टारगेट वेरिएबल इज आइटम आउटलेट सेल्स। तो अभी क्या करना है हमारे को अपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे हम वो, ट्रेन करने के लिए हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन। तो ये हो गया हमारा, ये नेक्स्ट टास्क है हमारा। इसके अंदर हम फिलहाल ईडीए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम ईडीए बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ईडीए हम इसके साथ तब लगाएंगे जब हमारे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में करेंगे। ये अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा सारा डेटा क्लीन डेटा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन एक्स। एक मुझे एक्स वेरिएबल चाहिए, एक मुझे एक्स चाहिए और एक मुझे वाई चाहिए। तो आइटम आउटलेट सेल, ये मैंने एक ट्रेन अंडरस्कोर एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया। ठीक है, अगर आप ट्रेन अंडरस्कोर एक्स देखोगे तो आपको वो शो करेगा कि इसके अंदर से आइटम आउटलेट सेल नाम का जो कॉलम है वो ड्रॉप हो गया है यहाँ पे। अगर हम इसके डॉट कॉलम्स करके देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो कॉलम है, आइटम आउटलेट वाला जो कॉलम है, सेल्स वाला कॉलम, वो ड्रॉप हो चुका है।
क्यों ड्रॉप हो गया? क्योंकि मुझे वो एज एन वाई वेरिएबल चाहिए, और वाई हमने क्या कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया, ट्रेन डेटा से उठा के हमने इसको अलग बना लिया। तो अब आप ट्रेन अंडरस्कोर वाई को अगर आप करोगे, इसके कॉलम्स चेक करो, तो आपके पास क्या आएंगे वो देख लो। रन करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ गलत किया, ये रन नहीं हुआ क्या? ट्रेन अंडरस्कोर वाई, अच्छा ऐसे सिंपल डिस्प्ले करके देखो। रन करो, ये आ गया, एक ही कॉलम है जिसका नाम है आइटम आउटलेट सेल्स। तो वही 1364 रिकॉर्ड्स के लिए है, और ऐसे ही एक्स एक्सेस एक्स बन गया हमारा 1364 रिकॉर्ड। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? अब हमारे को लगाना है रिग्रेशन। तो अब हमारे को एक हम इसमें कंटेंट दे देते हैं हैश करके, कंट्रोल वी, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो एड द अदर पैरामीटर एंड टेस्ट योर कोड हियर। तो और पैरामीटर भी हम डाल सकते हैं, ये भी नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं। चलो, हैश डॉक्यूमेंटेशन ऑफ साइकिट-लर्न लीनियर रिग्रेशन, ये हमारे को देखना है क्या है। अब हमें लीनियर रिग्रेशन लगाना है। हमारा सेपरेशन हो गया है हमारे रिकॉर्ड्स का और कॉलम्स का। अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप एक मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ। डिटेल लिंक हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता है, ये है कंट्रोल वी, ये इसका वो है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको खोल के। ये है साइकिट लर्न का लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जब हम यूज करते हैं तो कहाँ से क्या क्या आता है, ये सारा आपको पढ़ना है। इंटरसेप्ट कैसे मिलता है हमारे को, कॉपी से क्या, और जॉब्स क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद जो हमने देखा था रिज वाला रिग्रेशन अलग होता है, लासो अलग होता है, इलास्टिक, ये सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं जो आपको मतलब सिर्फ एक एक पैरामीटर ही लगाने होते हैं, और इससे हमारे लासो वासो सब अप्लाई हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन है। इफ यू वांट टू लर्न इन डिटेल यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर। नाउ अब हमें क्या करना है, सिंपल, हमारे पास तो फंक्शन बना हुआ है, हम इसमें एक मॉडल तैयार करें। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया था अपना लीनियर रिग्रेशन, इफ यू कैन सी। हमने साइकिट लर्न लाइब्रेरी जिसके अंदर एक ऑलरेडी मॉड्यूल पड़ा है, उसको हम अब इंपोर्ट कर चुके हैं। बस अब हम उसे कॉल करके मॉडल नाम के वेरिएबल में सेव करेंगे। ये हमने मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर इसको सेव कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू से, जो मॉडल नाम का एक वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ है, उसमें हमें फिट करा के देखना है कि हमारा जो डेटा हमने लिया है वो फिट होगा कि नहीं। फिट द मॉडल विद द ट्रेनिंग डेटा। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास दो ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, दो ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं। एक हमने लिया था ट्रेन वाई और एक हमने लिया था ट्रेन एक्स। तो अब आप इसको अच्छे से समझो हमने क्या क्या किया। फर्दर यहाँ तक का जो स्टेप था, यहाँ तक के स्टेप में हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास जो डेटा था, डेटा उसको हमने डिवाइड किया ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। इसका हमने कुछ ऐसे रूल रखा कि 70% और 30% में भी डिवाइड किया जा सकता है, और 80% और 20% में, फ्रेंड्स आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे पास जब ये आ गया ट्रेनिंग डेटा सेट, तो हमने इस ट्रेनिंग डेटा सेट में से हमने एक ट्रेन एक्स बनाया और एक ट्रेन वाई बनाया। मतलब ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि हम देख सकते हैं, ये हमारा नीचे वेरिएबल आ रहा है जिसमें से हमने ये रहा, यहाँ पे है ये, यहाँ पे ट्रेन एक्स करा हमने। ट्रेन एक्स में से हमने सिर्फ ये आइटम आउटलेट सेल्स को रिमूव कर दिया। ये मेरा एक्स मॉडल है सारा, पूरा एक्स, ट्रेन एक्स। जो ट्रेन एक्स है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। और जो हमारा ट्रेन वाई होगा, वाई वेरिएबल, जो वेरिएबल
डिपेंडेंट वेरिएबल है आइटम आउटलेट सेल, ये मेरा ट्रेन बाई है, वो मेरा इसके अंदर आ गया। तो अगर थोड़ा साफ सुथरा अगर हम बना लें तो हमारे पास है डेटा, डेटा से हमें चेंज करके मिला है ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। ट्रेन डेटा फर्दर डिवाइड कर लिया गया हमारा ट्रेन, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रेन अंडरस्कोर एक्स और ट्रेन अंडरस्कोर वाई में। तो वाई जो मेरा हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर मेरी सेल्स आ गई, आउटलेट सेल्स नाम का एक कॉलम है, आइटम आउटलेट सेल्स, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये डिपेंड करता है इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर जो हमारे एक्स के अंदर आ गए। तो हमारा अलग अलग दो डेटा सेट क्रिएट करें, डेटा फ्रेम्स बनाए हमने, ठीक है। अब हम इन दोनों डेटा सेट्स को, जिसमें कि जो अलग है, एक्स अलग है और वाई अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हम इस मॉडल वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर की लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैंने अप्लाई किया हुआ है, इस पे लगा देते हैं। अब ये देख रहे हो, ये फंक्शन बन के आ गया। अब इसके बाद जो भी हम करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लीनियर रिग्रेशन के वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सारे इसके अंदर कैलकुलेट होते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रेन्ड मॉडल निकालना है। अब कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम चेक करते हैं। तो हम प्रिंट कराते हैं कितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट मॉडल्स इसके अंदर निकल के आए हैं। ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ मॉडल, ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स निकल के आ गए हैं। कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं, जो कांस्टेंट्स हमने बताए थे कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, इंटरसेप्ट होता है, वो सारे कोफिशिएंट्स निकाल रहे हैं हम। हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, हाँ हमें दो चीजें चाहिए होती हैं किसी भी एक लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के लिए। ये होता है हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, और प्लस सी कह सकते हो आप। ये सारे हमारे कोफिशिएंट्स हैं। कितने कोफिशिएंट्स होंगे वो सब निकल गए। m जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, जिसको हम इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, तो वो देख लेते हैं हम, वो भी निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए हमारे पास कुछ है, इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास अलग एक फंक्शन होता है, सिंपल सा कोड है। मॉडल में हमारे पास सब कुछ आ चुका है, इसके अंदर इंटरसेप्ट फंक्शन लगा देना और रन कर देना। इंटरसेप्ट जो आया वही आया, इंटरसेप्ट ऑफ मॉडल इज दिस। कोफिशिएंट हमने निकाल लिए, मॉडल्स हमने निकाल लिए, क्योंकि हमारे को जब भी कभी हम रिग्रेशन करते हैं तो एक हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब हमारे को प्रिडिक्शन लगाना है, प्रिडिक्शन मॉडल क्रिएट करना है, प्रिडिक्शन मॉडल क्रिएट करना है। प्रिडिक्शन मॉडल क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे हम, ये क्रिएट करते हैं कंट्रोल वी। तो अभी हमें प्रिडिक्शन करना है। प्रिडिक्शन के लिए भी हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन होता है, हमें उसको यूज करना है। तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन, ठीक है, कंट्रोल वी कर देती हूँ। ये है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन, ट्रेन एक्स मैंने पास करा दिया। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आइटम है सेल्स क्या दे रहा है वो, ये हमारा प्रिडिक्शन करके सारे डॉट डॉट करके आया, और सारे सारे डेटा हैं इसके अंदर जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग किया। 1364 रिकॉर्ड्स आएंगे, ये जो दिखाई दे रहा है हमें डॉट डॉट करके, मतलब ये फर्स्ट से लेके 1364 रिकॉर्ड तक होगा ये। उसके बाद हम इसकी रूट मीन स्क्वायर चेक करेंगे, एरर, जो भी एरर कोड है वो हमें चेक करना होता है। वो उसके लिए भी एक फंक्शन होता है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास होता है रूट मीन स्क्वायर। ये हमने मीन स्क्वायर, मीन अंडरस्कोर स्क्वायर एरर, ये फंक्शन दिया, ट्रेन वाई दिया, और हमने प्रेडिक्ट ट्रेन, जो हमने यहाँ से हमने प्रेडिक्शन निकाला था, उन दोनों को सप्लाई करा दिया। मैंने आपको कहा था 5% तक की डेटा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम वैलिड करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे से मल्टीप्लाई करा दिया, और हम RMSE देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर एरर, ये RMSE का फुल फॉर्म होता है। ये मेरे पास एरर डेटा आ गया, ट्रेन डेटा सेट
उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारी सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, तो अब हमारे को प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास प्रेडिक्ट डेटा सेट ऑलरेडी बना हुआ है। दोबारा से इसको एक बार हम ओके, प्रेडिक्टिंग द टारगेट टेस्टिंग डेटा सेट, ओके यही तो करा था हमने पहले भी। अच्छा, पहले हमने ट्रेन किया था, अब हम प्रेडिक्ट मॉडल सेट बनाएंगे। रन करो इसको। पहले हमने ट्रेनिंग पे किया था, अब हमने इसमें टेक्स्ट 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 अंडरस्कोर एस एक्स नॉट अवेलेबल। अच्छा, वो मैंने क्रिएट नहीं किया था, टेस्ट डेटा का भी क्रिएट करना था। ओके, जो हमने ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ अलग अलग किया था ना, ऐसे ही हमें ट्रेन के साथ भी करना था। कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। यहाँ पे हमने बनाया था ट्रेन एक्स, यहाँ पे ओके कोफिशिएंट से पहले ये था ना, यहाँ पे इसके बाद हमें कुछ लाइन ऐड करनी होगी। ये सेपरेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टारगेट वेरिएबल फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट, तो टेस्ट एक्स और टेक्स्ट वाई भी बनाएंगे हम इसमें। ये यहाँ पे इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वहां पे वो अवेलेबल नहीं था, मैंने वो छोड़ दिया था। ये मेरे पास सारा प्रिडिक्ट के आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका भी रूट मीन स्क्वायर निकाल लें। रन कर। तो ये हमारे पास एरर, यहाँ पे हमारे पास आइटम सेल का मॉडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है प्रेडिक्शन के लिए, और ये हमारा टेस्ट डेटा पे क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सेल्स डेटा जो टेस्ट डेटा हमने क्रिएट किया था उस पे है ये। इसके अंदर शेप आप चेक कर सकते हो। ये हमारा रिग्रेशन एनालिसिस, इसको हम यहाँ तक खत्म कर देते हैं। यही हमें सारा करना होता है, इतना कोड हमारे को लीनियर रिग्रेशन में करना होता है। Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to hit the like button and subscribe for more in-depth sessions on machine learning. Don't forget to join us in the next session as we dive deeper into advanced techniques and real-world applications. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.